हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बड़े मज़े में होंगे, फुल मस्ती कर रहे होंगे। तो आइए अपनी संधि की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम व्यंजन और विसर्ग संधि का अध्ययन करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनम्रता पाठक एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस संधि को पढ़ने के बाद दोबारा कहीं भी किसी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ेंगे। तो बच्चों, कल जो हमने वीडियो देखी थी, कल जो हमने वीडियो भेजी थी, उसमें हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि के पांचों भेदों का अध्ययन किया था। उसके आगे है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए आज व्यंजन और विसर्ग संधि को पढ़ते हैं। व्यंजन, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, व्यंजन हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा था। तो व्यंजन संधि क्या है? जहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से, जहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है तो उसके रूप में जो परिवर्तन आता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है बच्चों वह व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो वो व्यंजन होगा या वो स्वर होगा, दोनों ही हो सकता है, स्वर या व्यंजन। दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो। जहाँ पर इस तरह के मेल से विकार होता है मेरे बच्चों, जहाँ पर इस तरह के मेल से परिवर्तन आता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। परिभाषा क्या है मेरे बच्चों? परिभाषा है व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईश, वाक, ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द है वाक, दूसरा है ईश, क और ई मिलकर क्या बन गया? वागीश। अब इसके कई नियम हैं बच्चों। अभी तक हमने जो स्वर संधि पढ़ा था उसमें उसके लिए दीर्घ, लघु, दीर्घ के रूप में परिवर्तित हो रहा था, गुण के रूप में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा। वो क्या है कि पहला जो है, इसके 6 या 7 नियम हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से सारे नियमों का हम अध्ययन करेंगे और मैं आपको पूरे नियमों को बड़े ही अच्छे से समझाऊंगी। तो पहला नियम क्या है बच्चों? देखिए, व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के यानी जो परिवर्तन के नियम है उसे समझिए। संधि व्यंजन ही होगी, लेकिन परिवर्तन किस किस नियम से होता है वह आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला नियम है मेरे बच्चों, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग। अब वर्ग, आप सोच रहे होंगे वर्ग क्या है? तो वर्ग मेरे बच्चों, क से म तक की जो वर्णमाला में व्यंजन है, यानी जो अपनी वर्णमाला है क से ज्ञ तक की, उसमें क से म तक की जो व्यंजन हैं वह वर्ग कहलाते हैं। उनके 5 वर्ग हैं और वो 5 वर्गों में कैसे बटे हुए हैं? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनकी संख्या मेरे बच्चों है 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। यानी वर्ग का मतलब होता है क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्ड आते हैं। ऐसे ही च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन जो हैं हमारे, यही 5 वर्गों में बटे हुए हैं और इन 5 वर्गों की जो वर्णमाला है, अब देखिए ये नियम क्या कहता है? नियम ये कह रहा है बच्चों कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अब परिवर्तन हो जाना, इसको कैसे समझेंगे?
समझने का तरीका है, पहला वर्ड है मेरे बच्चों क। पहला वर्ड क्या है? क। अब दूसरा, इसका जब मेल यानी पहला जो शब्द होगा, यानी जिन दो शब्दों की संधि होगी, पहला जो शब्द होगा उस शब्द का अंतिम वर्ड क होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, चाहे वो कोई स्वर हो सकता है, चाहे वो कोई व्यंजन हो सकता है, तो जहाँ पर इसमें परिवर्तन आएगा, अब यहाँ शब्द परिवर्तित होगा तो मेरे बच्चों उसी वर्ग का तीसरा वर्ड, यानी इस तरह से जब संधि होगी तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ड यानी क जो है वो ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसी वर्ग के तीसरे रूप में उसको उच्चारित करेंगे या उसका उच्चारण उसी वर्ग के तीसरे अक्षर के रूप में होगा। जैसे जैसे देखिए मेरे बच्चों, हमने आपको उधर सत प्लस जन, सत त वर्ग का पहला ये वर्ड है, अब इसके बाद है जन, बनेगा सज्जन। सत प्लस जन, सत त वर्ग का पहला वर्ड है और जब ये व्यंजन से मिला है बच्चों तो यहाँ पर इसका रूप बदल कर क्या हो गया है? ज हो गया है, यानी त वर्ग का पहला वर्ड अपने तीसरे वर्ड के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब दूसरा क्या है? दूसरा उदाहरण है बच्चों जगत आनंद। जगत आनंद। अब यहाँ देखिए एक स्वर है, एक व्यंजन है। हमने एक व्यंजन लिया था और दूसरा क्या है? यहाँ द होगा मेरे बच्चों, सज्जन, सज्जन। जगत प्लस आनंद, त वर्ग का पहला वर्ड है, आ स्वर से जुड़ा है और क्या होगा? जगदानंद। जगदानंद यानी जगत का आनंद। वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश बराबर वागीश। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हर वर्ग का पहले वर्ड को परिवर्तित करके तीसरा वर्ग प्रयोग हो रहा है। और षट दर्शन, अगर हम षट दर्शन बनाते हैं, षट ट वर्ग का ट है, दर्शन है, यहाँ पर जब इसका निचोड़ निकलेगा तो षट दर्शन हो जाता है बच्चों। देखिए, यानी पहला जो नियम है वह क्या कहता है कि वर्ग का पहला अक्षर जब किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उसी वर्ग के तीसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह नियम मेरे बच्चों व्यंजन संधि का पहला नियम है। इसको ध्यान रखिएगा। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है कि वर्ग का पहला अक्षर जब किसी स्वर और व्यंजन से मिलता है तो वह उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है या उच्चारित होता है। तो आइए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों कि वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। अब पहले में हमने क्या पढ़ा कि वर्ग का पहला अक्षर तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वर्ड का पहला जो अक्षर है वह पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल अनुनासिक, अनुनासिक क्या है मेरे बच्चों? अनुनासिक है जिस वर्ड का उच्चारण करते समय हवा जो है मुख और नासिका यानी थोड़ा नाक में उच्चारित होता है, वो हवा मुख और नासिका से बाहर निकलती है तो वह अनुनासिक वर्ड कहलाता है। तो ऐसे शब्द, ऐसे वर्डों के साथ, यानी पहला वर्ड, इसमें तीसरा भी आ सकता है, लेकिन क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ड का मेल अनुनासिक वर्ड से हो जाए तो वह उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ड के वो रूप में प्रयुक्त होता है। यानी जब क का मेल, आप आसानी से समझिएगा, जब क का मेल अगर म से होता है, न से होता है, तो वहाँ पर उसी जगह, यानी क का मेल अगर हमने म से कर दिया
क का मेल अगर हमने म से कर दिया तो वहाँ पर उसी वर्ग का यानी क वर्ग का ही अंग ये रूप प्रयुक्त हो जाएगा। क्या कह रहा है नियम कि पहला वर्ड अगर किसी अनुनासिक के साथ मिल जाता है, किसी अनुनासिक वर्ड के साथ मिलता है, तो वहाँ पर उसका रूप परिवर्तित होकर उसी वर्ग के 5वें अक्षर के रूप में बदल जाता है। अब जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं मेरे बच्चों कि जो इस प्रकार से बन जाते हैं, जैसे वाक्मय, वाक्मय, वाक्मय। अब यहाँ पे जब इसका रूप परिवर्तित होगा, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वह क्या है बच्चों? वह है क वर्ग का पहला वर्ड क, और दूसरा शब्द क्या है? म। ये अनुनासिक है जिनको हम नाक से उच्चारित करते हैं। तो जब इसका रूप बदलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ वाङ्मय, यानी ये रूप बदलकर अंग का रूप ले लेगा वहाँ पर। अब जैसे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। अब यहाँ भी देखिए बच्चों कि जगत त वर्ग का पहला वर्ड है, त वर्ग का पहला वर्ड है और उसके साथ है अनुनासिक। यहाँ क्या बन के आएगा? जगन्नाथ, जगन्नाथ। रूप परिवर्तित हो गया। यानी जब पहला वर्ड, किसी भी वर्ग का पहला वर्ड अगर अनुनासिक के मेल से परिवर्तित होता है तो वहाँ पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर प्रयुक्त होने लग जाता है। जैसे तत् प्लस नाम, तत् प्लस नाम, तन्नाम। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। बस ध्यान देने की बात यह है कि पहला वर्ड क्या है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड क्या है। जहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे वहाँ पर आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो पहले वर्ड, हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के पहले वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? व्यंजन संधि का दूसरा नियम यह कहता है कि जहाँ पर किसी वर्ग का पहला वर्ड किसी अनुनासिक के साथ मिलता है तो उसका रूप बदलकर उसी वर्ग के 5वें अक्षर के रूप में प्रयुक्त होने लगता है। तो इसके बाद तीसरा नियम है बच्चों, अगला नियम है बच्चों त के संदर्भ में। त के संदर्भ में क्या नियम है कि त के उपरांत, यानी त जो वर्ड है, त के बाद अगर कोई भी स्वर, अ से ह तक का कोई भी स्वर आए, या ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र और व, ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र और व। इसे एक चीज समझ रहे होंगे मेरे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, जो मैं उच्चारित कर रही हूँ उसका ध्यान दीजिए। क्या है ये वर्ड? त के उपरांत, यानी वर्ग का पहला अक्षर त है और ये जो वर्ड हैं ग, घ तीसरे और चौथे, द, ध ये भी तीसरे और चौथे, ब, भ ये भी तीसरे और चौथे, य, र और व, यानी ये अंतस्थ व्यंजन के रूप हैं। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा दूं कि त वर्ग का मेरे बच्चों त हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे तीसरा और चौथा मैम ने क्या बता दिया, तो इसको समझिए। क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
अब अंतस्थ व्यंजन य र ल, य र और व दिया, ठीक है। क्या नियम कह रहा है कि त के संबंध में, त के संबंध में बता रहा है कि त के उपरांत कोई स्वर आए, यानी त के बाद जब कोई भी स्वर आए और हर एक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए। तीसरा चौथा कैसे हुआ मेरे बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमने यहाँ ग घ लिखा है, च छ ज झ यहाँ, यहाँ हमने द ध लिखा है, ट ठ ड ढ का, त थ द ध न का, यानी इसमें तीसरा और चौथा आप देख सकते हैं। द ध है, प फ ब भ, ब भ यहाँ ब भ है, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन य र, ल नहीं है इसमें, य र और व है। इस तरह के वर्ण जब त के बाद आते हैं तो वहाँ पर त का रूप बदल के द के रूप में प्रयुक्त होने लगता है, यानी त के स्थान पर द हो जाता है, त का रूप बदल जाता है। किस रूप में बदलता है? द के रूप में बदलता है। तो सीधा सा है मेरे बच्चों कि जब पहला वर्ण यानी त, पहले शब्द का अंतिम वर्ण त हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर हो, या फिर वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण हो और अंतस्थ य र व हो, तो वहाँ पर मेरे बच्चों तीसरा नियम प्रयुक्त होता है। किस संधि का? व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का तीसरा नियम वहाँ पर लगता है। जैसे सत आनंद, सत प्लस आनंद, सदानंद। यहाँ त है, यहाँ आ है, ये स्वर हो गया, यहाँ पे शब्द क्या बना? सदानंद। सत प्लस धर्म, यहाँ देखिए ध है, यहाँ त है, सत धर्म हो गया। भगवत प्लस भक्ति, त है और भ का प्रयोग है भगवत भक्ति। ऐसे ही तत् प्लस रूप, अगर हम तत् प्लस रूप कर देते हैं तो तत् प्लस रूप, यहाँ पर बनेगा बेटा तद्रूप। जहाँ पर त के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आए और य र व आए और स्वर आए, वहाँ पर त का रूप बदलकर द हो जाता है। अगला नियम क्या कहता है बच्चों? आइए उसको देखते हैं। तो अगला नियम क्या कहता है बच्चों कि त, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको सुन के, तो बहुत ध्यान देने की बात है। कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की बात है, थोड़ा समझने की बात है। ध्यान देने से ज़्यादा उसको समझने की बात है। इसमें क्या कह रहा है कि त या द के उपरांत यदि च या छ आए, त या द के बाद च या छ आए, तो त और द के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों? च हो जाता है। जो भी वर्ड मैंने सर्कल में किया है यानी गोल में रखा है, गोल घेरे में, वही वर्ड बदलकर होता है। त या द के उपरांत च या छ आने पर जो रूप परिवर्तित होता है वह किस रूप में होता है? च के रूप में। और ये ध्यान रखिएगा कि यह आधा होता है, यानी स्वर रहित होता है, स्वर सहित नहीं होता है। त और द के बाद च या छ आने पर त और द का रूप बदलकर च का हो जाता है, वो च स्वर रहित होता है। नेक्स्ट है त या द के बाद ज या झ जब आ जाए, त या द के बाद ज या झ आ जाए तो वहाँ पर ज हो जाता है। ज भी बच्चों स्वर रहित है। त या ठ आने पर ट हो जाता है, ड या ढ आने पर ड हो जाता है, ल आने पर ल हो जाता है। यानी जो भी वर्ण बदलते हैं वो हमेशा स्वर रहित होते हैं। ध्यान दीजिए, त या द के उपरांत च या छ आने पर च होता है, यानी त और द का रूप बदल जाता है। ये सारे ऐसे हैं जिसमें त और द का रूप बदल रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। त या द के उपरांत च या छ आने पर त और द का रूप बदलता है, यानी च हो जाता है। अगर उसके बाद ज या झ आता है तो रूप बदलकर ज हो जाता है। त या ठ आता है तो ट हो जाता है, ड या ढ आता है तो ड हो जाता है, तथा ल आने पर ल हो जाता है। और जितने भी रूप बदलते हैं बच्चों वो सारे ही स्वर
रहित होते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे उत प्लस चारण, च आया, उत, त के बाद च आया, यहाँ क्या हो गया, उच्चारण। ध्यान दीजिएगा, हर जगह आपको द्वित्व व्यंजन का रूप दिखाई देगा, यानी जो चौथा नियम है उसके अंतर्गत जब संधि परिवर्तन होता है या संधि योग होता है तो वहाँ पर द्वित्व व्यंजन का रूप लिए हुए शब्द आते हैं। बड़ा सीधा सा है बच्चों कि जब त और द के जगह रूप बदलते हैं, जहाँ पर यानी स्वर रहित वर्ड आते हैं, वहाँ पर हमेशा द्वित्व व्यंजन वाले शब्द आते हैं। यहाँ देखिए, च, छ, त, ल सभी द्वित्व व्यंजन को लिए हो। यानी द्वित्व व्यंजन क्या है कि वही वर्ड एक साथ, एक ही जैसे व्यंजन जब एक साथ उच्चरित होते हैं, एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार जो भी व्यंजन बन रहे हैं या जो भी शब्द बन रहे हैं वह मेरे बच्चों क्या बन रहे हैं, द्वित्व व्यंजन को लिए हुए बन रहे हैं। तो उत प्लस चारण, उच्चारण, शरद प्लस चंद्र, शरद चंद्र, जगत प्लस छाया। यानी देखिए, यहाँ पर च है, यहाँ पर च है, यहाँ छ है, यहाँ ट है, यहाँ ल है, यहाँ ज है और यहाँ ज है। तो तत्टिका, उत प्लस लेख, उल्लेख, उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल, सत प्लस जन, सज्जन। जहाँ पर इस तरह के रूप और द्वित्व व्यंजन के रूप वाले शब्द बनते हैं। नेक्स्ट आपका और अंतिम नियम क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है बच्चों, अगला नियम कह रहा है म के आगे क से म तक का कोई वर्ड आए, यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड हो वो म हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ड म हो और उसके बाद क से म तक, यानी सारे स्पर्श व्यंजन में की वर्णमाला से कहीं से भी क से म तक का कोई वर्ड आए तो म के स्थान पर अनुस्वार या उसी वर्ग का पांचवा वर्ड हो जाता है। अनुस्वार जैसे अंग की मात्रा जिसका उच्चारण नाक से होता है तो अनुस्वार हो जाता है या उसी वर्ग का पांचवा वर्ड हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि म के बाद यानी पहले शब्द में, अब तक हमने क्या देखा था कि कोई भी स्वर या व्यंजन, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ म की बात हो रही है कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड होगा वो म होगा और उसके बाद दूसरे शब्द में क से म तक की वर्णमाला, यानी क से म तक की वर्णमाला के ही अक्षर होंगे, कोई स्वर नहीं होगा, क से म तक की वर्णमाला के अक्षर होंगे और उसका रूप बदलकर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा या फिर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर होगा। जैसे देखिए, सम प्लस कल्प, सम म और क वर्ग का पहला अक्षर है और म है। सम प्लस कल्प, संकल्प, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, हम ऐसे भी। अब क वर्ग का पांचवा अक्षर ये हुआ। संकल्प को हम दो तरीकों से लिखेंगे बच्चों, संकल्प और संकल्प, यानी ये पहले वर्ग का क वर्ग का पांचवा अक्षर हो गया। नेक्स्ट है किम प्लस चित, किंचित, किम प्लस चित, किंचित। सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस देह, संदेह या संदेह। सम प्लस बंध, संबंध। यानी इस तरह के, यानी पहला जो शब्द है उसका जो अंतिम अक्षर है वह म होगा और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ड क से म तक की वर्णमाला का ही कोई अक्षर होगा, तो उसका रूप बदलकर या तो अनुस्वार हो जाएगा या उसी वर्ग का पांचवा अक्षर होगा मेरे बच्चों। तो आइए अब विसर्ग संधि को देखते हैं। विसर्ग संधि क्या बताती है हमें। विसर्ग संधि क्या है बच्चों कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, यानी विसर्ग, विसर्ग का अर्थ आप समझते हैं। विसर्ग जो किसी भी अक्षर के बाद दो बिंदी लगाई जाती
है वह विसर्ग कहलाता है। तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, यानी किसी भी शब्द के पहले शब्द के अंतिम में अगर विसर्ग है तो विसर्ग का रूप बदलता है, तो वह बदलता हुआ रूप विसर्ग संधि कहलाता है। जो भी परिवर्तन आता है किसी और वर्ड में नहीं आता, सिर्फ विसर्ग में आता है, तो वह बदला हुआ रूप विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि के भी बहुत नियम है बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, दुह प्लस बल, दुर्बल, दो, यहाँ विसर्ग का रूप बदलकर र हो गया। अतः प्लस एव, अतएव, यानी जहाँ पर विसर्ग का रूप बदल जाए। इसके भी कई नियम हैं, इसके 4 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन। वर्ड विचार वाला जो चैप्टर मैंने वीडियो भेजा था बच्चों, उसमें घोष अघोष सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। ये सारी चीज़ें, अब घोष क्या बोल रहा है कि विसर्ग के पहले यदि अ हो और बाद में कोई घोष वर्ड हो, जैसे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। वर्ग मैंने बता दिया आपको कि तो उस वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, या फिर य, र, ल, व और ह। य, र, ल, व बच्चों अंतस्थ व्यंजन हो गए। ह आपका ऊष्म व्यंजन से है। तो यहाँ पर जहाँ पर इन वर्णों के साथ विसर्ग आए तो उसका रूप बदलकर ओ हो जाता है, यानी वो ओ के रूप में उच्चारित होने लगता है। जैसे देखिए अधः गति, अधः विसर्ग है, अधः गति, अधोगति, सरह ज, सरोज, पयः धर, पयोधर, मनः हर, मनोहर, मनः विज्ञान, मनोविज्ञान। यानी विसर्ग के बाद सभी वर्गों का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, या ऊष्म व्यंजन का ह आए, तो वहाँ पर जब ऐसे वर्ड आते हैं तो विसर्ग का रूप बदलकर ओ के रूप में होने लग जाता है। तो आप देखिए यह तीसरा वर्ड है, अधोगति, यह भी तीसरा वर्ड है। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन का वर्ड है, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन का रूप है। तो जहाँ पर विसर्ग के बाद ये सारे वर्ड आते हैं वहाँ पर उसका रूप बदलकर ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या ओ के रूप में उच्चारित होने लगता है। नेक्स्ट नियम है बच्चों, विसर्ग के बाद यदि च और छ हो तो वह श हो जाता है, त ठ हो तो वह श हो जाता है, और त थ हो तो स हो जाता है। यहाँ तीनों स का वर्णन है बच्चों, तीनों स। पहला श है, यानी त, च और छ के बाद बड़ा श, शीती वाला स हो जाता है। त ठ के बाद षटकोर स हो जाता है। त और थ के बाद छोटा स हो जाता है। तो जहाँ पर इस तरह का परिवर्तन होता है वह विसर्ग के दूसरे नियम के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए निह प्लस चिंत, निश्चिंत, मनः प्लस ताप, मनस्ताप, नमः प्लस ते, नमस्ते, निह प्लस कपट, निष्कपट, निह प्लस पाप, निष्पाप। यहाँ षटकोर श आया है। इसमें क्या बोल रहा था, च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है, त ठ हो तो षटकोर श हो जाता है, और त थ हो तो स हो जाता है। यहाँ देखिए च है तो बड़ा श हुआ, त है तो छोटा स हुआ, यहाँ भी त है तो छोटा स हुआ, यहाँ पर क है तो षटकोर श हो गया, यहाँ पर प है तो षटकोर श का रूप हो गया। अगले 2 नियम क्या कहते हैं बच्चों, वो देखिए। तो अगला नियम क्या कहता है बच्चों कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, या अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन का ह हो, तो वहाँ विसर्ग का र हो जाता है। यानी कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड हो, अंतस्थ व्यंजन हो और ऊष्म व्यंजन का ह हो, तो वहाँ पर उस विसर्ग का रूप बदलकर र के रूप में प्रयोग होने लगता है। जैसे नि प्लस आकार, निराकार, नि प्लस गुण, निर्गुण, दु प्लस जन, दुर्जन,
दो प्लस उपयोग, दुरुपयोग आदि ऐसे जो शब्द बनेंगे वह इस नियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विसर्ग के पश्चात यदि श श स, विसर्ग के पश्चात यानी बाद में यदि श श स हो तो विसर्ग का विकल्प उसी रूप में होता है, श श स के रूप में ही होता है। बस अंतर इतना होता है बच्चों कि यह पूरा श है, स्वर सहित है, वह स्वर रहित हो जाता है और या तो वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसमें परिवर्तन अगर होगा तो स्वर सहित की जगह स्वर रहित हो जाएगा या फिर ज्यों का त्यों वही वर्ड बना रह जाएगा। जैसे निह तेज, तो यहाँ नि है, तेज है, निस्तेज हो गया, निसंदेह, निस्संदेह, दुशासन, ये उसी तरह दुशासन भी लिखा जा सकता है, दुशासन भी लिखा जा सकता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। अगर आप उसी रूप में लिख देते हैं तो भी वो गलत नहीं है और परिवर्तन करके उसी का स्वर रहित रूप भी लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। तू स्वप्न, तू स्वप्न या दुस्वप्न, इस तरह के वर्ड जहाँ आते हैं वो बच्चों इस नियम के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर विसर्ग के पश्चात श श स हो वहाँ पर अगर विसर्ग का जो विकल्प है या जो वो रूप बदलेगा वह स्वर रहित श श स हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। संधि थोड़ा कठिन है लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसको न कर पाएँ। तो आपसे मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि आपको संधि पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।